हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी पिछली कक्षा में हम भाषा के बारे में पढ़ चुके हैं कि भाषा क्या है। आज उसी की हम अगली कड़ी में पढ़ेंगे वर्ण विचार कि वर्ण क्या है, क्योंकि वर्णों से ही भाषा का निर्माण होता है। तो देखते हैं हम वर्ण क्या है। वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। बोलने सुनने में जो ध्वनि है, लिखने पढ़ने में वह वर्ण है। वर्ण शब्द का प्रयोग ध्वनि और ध्वनि चिन्ह दोनों के लिए होता है। इस तरह वर्ण भाषा की मौखिक और लिखित दोनों रूपों के प्रतीक हैं। और हम वर्ण की परिभाषा जो है इस प्रकार से दे सकते हैं। वर्ण वह ध्वनि है जिसके और खंड नहीं किए जा सकते। किसी भाषा के सभी वर्गों के व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध समूह को उसकी वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वर जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। ठीक है, स्वरों की मात्राएं होती हैं, व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती। व्यंजन जो हैं वो स्वरों के योग से ही बनते हैं। ठीक है, तो देखिए स्वरों की मात्राएं आपको दी हुई हैं, ये हम व्यंजन के साथ हम इनको लगाते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ। ये इनकी मात्राएं आपको साथ में दी हुई हैं। तो देखिए स्वर जो हैं उसके भेद हैं। आगे स्वर के 3 भेद हैं। सबसे पहले हम स्वर के बारे में जान लेते हैं। स्वर क्या होते हैं? स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र ध्वनियाँ होती हैं। ठीक है, इनको जो है किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती, ये स्वतंत्र होती हैं। ठीक है, तो स्वर के जो हैं वो 3 भेद हैं। देखिए कौन कौन से हैं। फर्स्ट है आपका ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर जो हैं संख्या में 4 हैं। अ, ई, उ, री। ठीक है, ये 4 हैं और इनके बोलने में एक मात्रा का ही समय लगता है। उसके बाद हैं आपके दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग 2 गुना समय लगता है, यानी 2 मात्रा का समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर जो है संख्या में 7 होते हैं। आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ठीक है, ये हैं 7। उसके बाद है आपका प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग 3 गुना अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है, इस स्वर का उच्चारण जो है किसी को पुकारने के लिए किया जाता है। जिस स्वर का उच्चारण प्लुत के रूप में किया जाता है उसके आगे हिंदी की गिनती का अंक 3 लगा दिया जाता है। जैसे ओम, भैया, काका। ठीक है, किसी को पुकारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर अब आप देखेंगे अयोगवाह। ठीक है, अयोगवाह क्या होती हैं? अयोगवाह जो हैं ये ना ही तो स्वरों के साथ इनको रखा जाता है और ना ही व्यंजन के साथ इनका मेल होता है। ठीक है, यानी योग नहीं होता जिसका किसी के साथ, उसे हम कहते हैं अयोगवाह। लेकिन इनको व्यंजन के साथ मात्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इनको स्वरों के बाद ही स्थान दिया गया है वर्णमाला में। ठीक है, अयोगवाह जो हैं वो आपके 2 हैं, अनुस्वार और विसर्ग। दोनों ध्वनियाँ न स्वर हैं ना ही व्यंजन हैं, इन दोनों के साथ योग नहीं है, अतः ये अयोगवाह कहलाती हैं। ये हैं 2 आपकी, अनुस्वार और विसर्ग। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे अनुनासिक। अनुनासिक ध्वनि कौन सी होती है? अनुनासिक जो स्वर मुख और नाक दोनों से बोले जाते हैं वे अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। और इसका चिन्ह क्या होता है? चंद्रबिंदु। चंद्रबिंदु के रूप में इसको आप वर्णों के ऊपर प्रयोग करते हैं। ठीक है, मुख और नाक दोनों की सहायता से बोले जाने के कारण इन्हें अनुनासिक कहा जाता है। जैसे उदाहरण आपको दिया हुआ है गांव 5। ठीक है, उसके बाद है आपका अनुस्वार। जिस स्वर का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती है। ठीक है, और उच्चारण कुछ जोर से किया जाता है तथा लिखते समय व्यंजन के ऊपर इसका प्रयोग किया जाता है बिंदु के रूप में। ठीक है, उसे हम अनुस्वार कहते हैं। जैसे कंठ, चंचल, मंच, अंधा, बंदर, कंधा इत्यादि। ठीक है, तो ये हैं आपके अनुस्वार, अनुनासिक। तो बेटा ये इतना ही आज हम करेंगे स्वरों के बारे में। ठीक है, उसके बाद है आपका हलंत। हलंत जो है
मैं इसमें आपको हलंत के बारे में लिखना इसमें मैं भूल गई हूँ, लेकिन आप अपनी बुक में से इसको ध्यान से पढ़ेंगे। हलंत, हलंत जो है इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है व्यंजन के नीचे लगाया जाता है। ठीक है, जो व्यंजन जो हैं स्वर रहित होते हैं, यानी जिसमें स्वर का प्रयोग नहीं होता, यानी जो वर्ण आधे होते हैं, उसको आधे वर्ण को दर्शाने के लिए हम हलंत का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये आप अपनी बुक में से पढ़ेंगे। ध्यान से आपको इसको पढ़ना है और परिभाषाएं जो हैं वो आपको इसकी लर्न कर लेनी है। ठीक है, ध्यान से आपको समझना है इसको। ठीक है बेटा, थैंक यू।